Hello everyone, welcome back to Law in Layers. I am Barkha Vats and today we are going to start with a new law series that is Family Law. ये सीरीज़ अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबकी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, जैसे शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, गार्डियनशिप। और दूसरी वे जिसमें ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, आपके क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, और ये सारी कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लॉज हैं जो इन कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क केसेस, बहुत लैंडमार्क जजमेंट जिनके थ्रू बहुत सारे रीसेंट ट्रेंड्स को फॉलो किया जाने के लिए आए हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, जेंडर इक्वालिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस सीरीज़ में हम ये सबको बहुत डिटेल में, बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं। एज आई ऑलवेज से, हम इस सब्जेक्ट को लेयर टू लेयर अनफोल्ड करने के लिए रेडी हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप और हम साथ में इसको पढ़ते हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पहली वीडियो इस सीरीज़ की, जो कि रहने वाली है हिंदू लॉ पे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम समझेंगे कि हिंदू लॉ क्या होता है। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो हिंदू लॉ के अंदर एज अ हिंदू कंसिडर किया जाएगा, क्या उसको एक्ट होंगे, कौन से लोग हिंदू में काउंट किए जाएंगे, कौन से लोग हिंदू में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये कुछ एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर हिंदू एक्ट में आने वाली है, चाहे वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो। इन सब एक्ट्स के अंदर हिंदू की डेफिनेशन सेम रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम हिंदू की डेफिनेशन को समझ लेंगे। उसके अलावा हिंदू के अंदर कौन से स्कूल्स हैं, कौन से कहाँ से हिंदू लॉ ने अपने आप को डिराइव किया है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हिंदू लॉ एक लॉ है जो गवर्न करता है पर्सनल मैटर्स को, किनके, हिंदूज के, जिसमें क्या कंसिडर किया जाएगा, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, फैमिली और प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जितनी भी लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करते हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पे आपके फैमिली लॉ में कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो आज का लेक्चर स्पेशली जो भी हिंदू कम्युनिटी से हैं या जो हिंदू कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो जान पाएंगे कि अगर उन्हें मेंटेनेंस चाहिए या उन्हें गार्डियनशिप के बारे में जानना है डिटेल में, डाइवोर्स में, एडॉप्शन के बारे में, ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट तक सीमित नहीं है। कोई भी पर्सन अगर जानना चाहता है कि एडॉप्शन का कैसे प्रोसीजर होता है, या एडॉप्शन किस किस को मिल सकता है, किस को नहीं मिल सकता है, जो एलिजिबिलिटी रहती है, या फिर जो डाइवोर्स होता है उसके लिए क्या ग्राउंड्स होते हैं, वो सब हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ लॉ है इन द वर्ल्ड एंड हैज़ अ रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर कैरेक्टर. No codified law gives an exact definition of Hindu instead of the acts under the Hindu code. Only the acts which are there under the Hindu law, they only define the Hindu. उसके अलावा कोई और लॉ नहीं है जो हिंदू की डेफिनेशन देता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट बताता है हिंदू कौन है, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट बताता है, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट बताता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है, ये सारे आपको बता देते हैं। एक्सप्लेन टू whom हिंदू लॉ अप्लाइज। हिंदू बाय रिलीजन, कोई भी पर्सन जो कि हिंदू से बिलोंग है, कोई भी पर्सन जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है, जैन कहता है, सिख कहता है, वो हिंदू काउंट किया जाएगा। बाय बर्थ, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स हिंदू हैं, उसे आप हिंदू कंसिडर करेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में आया है, उसे आप हिंदू बोल देंगे। नॉट मुस्लिम, नॉट क्रिश्चियन, नॉट पारसी, नॉट ज्यू, ये चार कम्युनिटीज़ के अलावा कोई भी पर्सन है वो आपको हिंदू में कंसिडर आप कर सकते हैं, पर ये चार कम्युनिटी हिंदू में कंसिडर नहीं की जाएगी। बाय प्रैक्टिस एंड कस्टम, कोई भी पर्सन अगर हिंदू कल्चर को फॉलो करता है, फिलॉसफी को फॉलो करता है, या वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता है, तो उसे हम हिंदू कंसिडर कर लेंगे। कुछ लैंडमार्क केसेस आए थे, जजमेंट्स आई थी, जिन्होंने कोशिश की थी हिंदू को और अच्छे से डिफाइन करने की, जैसे तिलक वर्सेस श्रीनिवास 1900। इन्होंने कहा था एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास विद रेवरेंस, recognition of the fact that the means or ways of salvation are diverse and realization that truth is many sided is the hallmark of Hindu. देखो, हिंदू जो लॉ है या हिंदू जो फिलॉसफी है, उसका अगर हम सोर्सेज पढ़ें एंशियंट वाले, तो वो वेदास, उपनिषद से, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी ये सेल्वेशन या फिर ट्रुथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। तो ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है, हम ये समझ सकते हैं। इसके अलावा आया था पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1863।
इन्होंने कहा था इफ अ पर्सन फॉलोज हिंदू कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ही मे बी कंसिडर्ड हिंदू इवन इफ ही बॉर्न आउटसाइड द हिंदू रिलीजन। अगर कोई भी पर्सन हिंदू कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है इवन इफ ही इज बॉर्न आउटसाइड द रिलीजन, आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने यही समझाया था, तो उसको भी हम हिंदू रिलीजन का कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है शास्त्री यज्ञ पुरुषाजी वर्सेस मूलदास 1966। ये जो केस है, इस केस ने ना थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा हिंदू वो इंसान है जो हिंदू फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर ले, जो वेदास और उपनिषद की रिस्पेक्ट करे जैसे एक नॉर्मल हिंदू करता है, जो हम नॉर्मली करेंगे एज बीइंग अ हिंदू रिलीजन। जो पर्सन रिस्पेक्ट कर रहा है अपने वेद की, अगर कोई और पर्सन किसी और रिलीजन का भी वो दे रहा है, ठीक है, बिलीव इन रीबर्थ एंड सैल्वेशन एंड फॉलो हिंदू बाय वे ऑफ लाइफ दो देयर इज नो सिंगल फाउंडर और यूनिफॉर्म डोगमा। अगर कोई भी पर्सन ये सब कर रहा है तो हम उसको हिंदू रिलीजन का कंसिडर कर लेंगे, ये बोला गया था इस केस में। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की। सोर्सेज ऑफ लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंशिएंट सोर्सेज, दूसरा होता है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड होते हैं श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में और कस्टम्स में, वेयरएज जो मॉडर्न सोर्सेज हैं वो होते हैं लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। अब हम इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पेपर में लिखने के लिए, उतना हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले बात करेंगे हम एंशिएंट सोर्सेज के बारे में। एंशिएंट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो बहुत पुराने हैं। एंशिएंट का मतलब ही होता है कि बहुत पुराना, ठीक है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल और फाउंडेशनल सोर्सेज बोलते हैं। ये फाउंडेशन है हमारे आज के हिंदू लॉज की, हिंदू फिलॉसफी की। इसे हम सेक्रेड एंड बाइंडिंग बोलते हैं क्योंकि अगर हम एंशिएंट की बात करें तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, ये सारी स्टोरीज, या फिर बहुत बड़े बड़े सेंट्स होते थे, सेजेस होते थे, उनके बारे में बातें करी हैं। तो उन्होंने जो बातें बोली हैं वो पूजनीय है, वो सेक्रेड है, वो बाइंडिंग है, ये बातें बोली गई हैं। पहला एंशिएंट सोर्स जो आता है वो होता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने सुनी हो। ये डिराइव करता है अपने आप को एक वर्ड से श्रु, जिसका मतलब है टू हियर। ये उस टाइम की बात है जब बहुत से बहुत बड़े बड़े जो तपस्वी साधु संत होते थे वो अपनी बैठते थे, उन्होंने जो बातें भगवान के थ्रू करी या जो तपस्या से बातें जानी हैं उसे उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया। उन्होंने उनको डिफरेंट डिफरेंट वेद में लिख दिया, ऋग या जो साम, अथर्ववेद, उपनिषद में। तो ये वो बातें हैं जो उन टाइम के बहुत बड़े बड़े साधु संत ने वेद के अंदर लिखी हैं और उनको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव सोर्स माना जाता है। बहुत ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स जो है वो श्रुति माना जाता है हमारी इंडियन फिलॉसफी का। जैसे ये जो आपके ऋग वेद होते हैं वो हाइम्स एंड वर्सेस में लिखे गए हैं, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेद हैं, ये फाउंडेशन है हिंदू फिलॉसफी एंड लॉ के। जो साम वेद हैं वो म्यूजिक और चैंट्स में लिखे गए हैं, बेसिक ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड रिचुअल चैंटिंग। जितने भी आपके मंत्र, आरती वारती होती है, जो भी होता है वो सारी आपकी रिचुअल चैंटिंग में यहाँ लिखी गई है। थर्ड आता है याजुर्वेद, ये सैक्रिफाइस, सोर्सेज ऑफ धर्म कनेक्टेड टू यज्ञवाल क्या है। अथर्ववेद ये चार्म, स्पेल, प्रेयर, मेडिसिन, इनकी बात करते हैं। कहा जाता है कि जो आपके श्रुति हैं वो डिवाइनली रिवील्ड नॉलेज है जो कि सेजेस ने सुनी थी। भगवान, सेजेस तपस्या में बैठे हैं, भगवान ने कुछ बात बोली, उन्होंने वेद में लिख दिया, ऐसे माना जाता है। कंटेन रूल्स ऑफ धर्म, रिचुअल्स, मैरिज, मोरालिटी, सैक्रिफाइस। एग्जाम्पल, मैरिज जो है उसको एक सेक्रेमेंट प्रोसेस बोला गया है श्रुति के अंदर। अब सेकंड की बात करते हैं जो है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है विच इज़ रिमेंबर, जो चीज़ हमें याद है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो जो भी श्रुति के अंदर बातें बोली गई हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें आई थी वो थी स्मृति। बेस्ड ऑन द श्रुति बट रिटन बाय सेजेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, they explain, interpret and simplify the Vedas for the practical application in society. Two forms of smriti are there, Dharma Sutras and Dharma Shastras. देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद करने को वो आपको मैं बताऊंगी, आपको याद रखने हैं। धर्मा सूत्रा एंड धर्मा शास्त्रास आर दी टू काइंड्स ऑफ स्मृतिस। धर्मा सूत्रा जो है वो प्रोज में लिखे गए हैं और ये अर्लीस्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है जिसमें धर्म को कोडिफाई करने की कोशिश की गई थी। इसके अंदर रिचुअल, ड्यूटीज़, इनहेरिटेंस, लॉ, कस्टम, इनकी बातें की गई हैं। एग्जाम्पल गौतम धर्मा सूत्रा है, बोध्याना धर्मा सूत्रा है। जो धर्मा शास्त्रास थे वो आपके श्लोक्स में लिखे हुए हैं, ये इलेबोरेट करते हैं अच्छे से और
जैसे कि लॉ, मोरालिटी, रिचुअल, सोशल ड्यूटीज़ को। जो फेमस धर्मशास्त्रास हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति और प्रसारा स्मृति। मनुस्मृति जो होती है वो बाय द मनु है, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस है। ये डील करता है विद द सोशल ड्यूटीज, वर्ण सिस्टम, लॉज। यज्ञवल्क्य जो है वो बाय द यज्ञवल्क्य है, मोर सिस्टमैटिक, लीगल इन नेचर, डिवाइडेड इनटू आचार्य, व्यवहारा और प्राश्चित्य। नारदा स्मृति फोकस मेनली ऑन लीगल प्रोसीजर, कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड जस्टिस। And Prasara Smriti more liberal focus on moral duties used in the medieval period. Smritis generally covered 3 broad topics. ठीक है, इसके अंदर 3 मेजरली टॉपिक जो है उसको कवर किया जाता है, जो है आचारा, व्यवहारा और प्राश्चित्य। आपके कंडक्ट, ड्यूटीज और रिचुअल्स, जो आपके मैरिज और संस्कारस हो गए। व्यवहारा, रूल्स रिलेटिंग टू लॉ, जस्टिस, लीगल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस, पनिशमेंट्स, ये सारा व्यवहारा जो आपके व्यवहार है। एंड लास्ट प्राश्चित्य, रूल्स अबाउट द पेनेंस हो गया, आपके सिंस हो गए, एक्सपायेशंस हो गए, कि आपने क्या क्या गलती करी है, उन सब के बारे में जो है वो प्रायश्चित है। ये सारी चीज़ें स्मृतिज के अंदर लिखी गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट को अगर लेमन भाषा में समझा जाए तो जो स्मृतिज हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल करवाने का काम था कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट का। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझे तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्मृतिज बाय द ज्यूरिस्ट। कमेंट्री जिसे हम टीका बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल स्मृति। डाइजेस्ट जिसे हम निबंध बोलते हैं, कंपाइलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्मृतिज। अगर नॉर्मल समझे तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो कमेंट्री होता है वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन करता है स्मृतिज को। वही डाइजेस्ट जो है वो पहले उसको कंपेयर करेगा डिफरेंट स्मृतिज को एंड फिर रिकंसाइल कर देता है। ये काम होता है डाइजेस्ट का। एग्जाम्पल, इसी कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के थ्रू हमारे 2 स्कूल्स आए थे जो बहुत फेमस स्कूल है, मितक्षरा स्कूल एंड दयाभाग्य स्कूल। मितक्षरा स्कूल बाय द विजनेश्वरा, कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति। दयाभाग्य जो है बाय द जिमुतवान्हा, डाइजेस्ट बेसिस ऑफ द दयाभाग्य स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कस्टम पे। कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई कस्टम फॉलो हो रहा होता है। हमारी फैमिली में कस्टम हो रहा होता है, हमारे रीजन में कस्टम हो रहा होता है, हमारे ट्रेडिशन में कोई कस्टम हो रहा होता है। तो कस्टम जो है वो एक नेशनल लेवल तक सीमित नहीं होता है। कस्टम आपके घर के अंदर भी होता है, आपकी लोकल एरिया में भी होता है और आपके रिलीजन में भी होता है। तो कस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि सुपीरियर कंसिडर की जाती है ओवर द रिटन टेक्स्ट ऑल्सो। किसी भी चीज़ को वैलिड कस्टम बनाने के लिए उसका एंशियंट होना ज़रूरी है, उसका कॉन्टिन्यूस एंड सर्टेन होना ज़रूरी है, रीजनेबल होना ज़रूरी है, और वो चीज़ इमोरल और अपोज टू लॉ नहीं होनी चाहिए, तो एक वैलिड कस्टम बन जाती है। जैसे लोकल कस्टम होते हैं जो रीजन तक होते हैं, कास्ट कस्टम होते हैं जो एक कास्ट और कम्युनिटी के अंदर होते हैं, फैमिली कस्टम होते हैं जो फॉलोड विद इन दी फैमिली होते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। एंशियंट सोर्सेज हम खत्म कर चुके हैं, नाउ वी आर मूविंग विद दी मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज जो होते हैं वो हमने कब बनाए हैं? आफ्टर द ब्रिटिश रूल और इंडियन इंडिपेंडेंस हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमें अपने लॉ को कोडिफाई करने की ज़रूरत है। हमें फैमिली लॉ को कोडिफाई करके सबको वो लीगल प्रोविजन जो है वो देने पड़ेंगे कम्युनिटी को। हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू कम्युनिटी को, कोई और मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम कम्युनिटी को हमें देने पड़ेंगे कोडिफाई करके, और उसको लीगली फॉलो करवाना ईजी हो जाएगा। ये सोच के हमने इंटरप्रेट करना और कोडिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बन गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गए थे, ये सारे एक्ट बने थे। इनको अमेंड करना, चेंज करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है एंशिएंट सोर्सेज को। वी कैन नॉट टच द वेद्स। हम वेदास को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उपनिषद को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ईजिली एक्ट्स को अमेंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आज के टाइम में, क्योंकि किसी भी नए लॉ को लाना, बदलना, चेंज करना, किसी भी चीज़ को अमेंड करना, ऐड ऑन करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो सारा लेजिस्लेशन के थ्रू होता है। हिंदू कोड बिल के थ्रू कुछ एक्ट्स लाए गए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके कोडिफाइड लॉज और आपके स्मृतिज और कस्टम्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में आएंगे, तो उस टाइम पे आपके ये जो एक्ट है ये ओवरराइड करेंगे। रीज़न कि ये जो एक्ट्स हैं इनको बनाने के पीछे बहुत दिमाग लगाया गया था। आपके ह्यूमन राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डिफरेंट राइट्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए गए थे। तो ये जो लॉ है ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करते हैं।
नेक्स्ट आता है जुडिशियल डिसीजन, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। और कोर्ट जो होता है, अगर वो किसी भी हिंदू लॉ का कोई भी ऐसा प्रोविजन देता है जो एम्बिगस है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोविजन देखता है जो समझ में नहीं आ रहा, उसको इंटरप्रेट करने की पावर रखता है बाय द केस लॉज। एग्जाम्पल, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020, daughters have the equal coparcenary rights. Dhanamma versus Amar, daughter is coparcenal even if born before 2005. ये बातें बोली गई थी। ये सारे जो लॉज हैं, इनके थ्रू आप हिंदू लॉ के कोडिफाइड लॉ को अमेंड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो जुडिशियल डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस की। वेयर नो टेक्स्ट और कस्टम एग्जिस्ट, कोर्ट डिसाइड बेस्ड ऑन द फेयरनेस एंड द रीजन। देखो, कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसपे कोई भी रिटन लॉ, रिटन रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ पे जो कोर्ट होता है वो अपने गुड कंसाइंस, इक्विटी एंड जस्टिस को यूज करके डिसीजन देता है, और उसे हम बाद में यूज करते रहते हैं, या बाद में उसे लेजिस्लेशन के थ्रू एड ऑन कर लिया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश जज व्हेन हिंदूज टेक्स्ट वर साइलेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, गार्डियनशिप प्रिंसिपल इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ बिफोर द कोडिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंग्लिश कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस द हिंदू लॉ। ऑब्वियसली देखो, बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे मेजर जो लॉज थे वो सारे के सारे हमने, जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो हमने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ का रखा है, और बिफोर द इंडिपेंडेंस तो पूरा ही इंग्लिश लॉ के थ्रू चल ही रहा था। एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब हम पढ़ते हैं स्कूल्स। देखो, इससे पहले की स्लाइड के अंदर जब मैं आपको कमेंट्री एंड डाइजेस्ट पढ़ा रही थी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कमेंट्री एंड डाइजेस्ट के थ्रू हमारे 2 स्कूल्स आए थे, मितक्षरा एंड दया भाग्य स्कूल। अब हम उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला स्कूल था मितक्षरा स्कूल, जो कि बेस्ड था ऑन दी मितक्षरा कमेंट्री रिटन बाय द विजनेश्वरा 11th सेंचुरी ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति, फॉलोड इन द एंटायर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। जो मितक्षरा स्कूल की फिलॉसफी है वो पूरे इंडिया में फॉलो की जाती है एक्सेप्ट द बंगाल एंड असम। इसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा स्कूल है वो है दया भाग्य स्कूल। ये बेस्ड ऑन द दया भाग्य रिटन ऑन जिमुतवाहाना, फॉलोड मेनली इन बंगाल एंड असम। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर, डाइजेस्ट एंड कमेंट्री में आपको मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब पढ़ते हैं मितक्षरा स्कूल के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसको आप अपने आप से लिंक कर पाएंगे। अगर आप, मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि मितक्षरा स्कूल जो है वो बंगाल और असम को छोड़ के बाकी सारी जगह फॉलो किया जाता है। तो अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं या साउथ से बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमारी फैमिली में ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आता है कोपार्सनरी बाय बर्थ। A son, a grandson, a great grandson acquire right in the ancestral property by birth. The moment आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो अपनी ancestral property में अपना हक ले लेता है। सेकेंड, प्रॉपर्टी हेल्ड जॉइंटली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन्स प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान दें तो क्या आपके घर में ऐसा है कि आप अभी नहीं, या तो प्रीवियस टाइम में ऐसा रहा हो कि आपके एक मेन मेंबर होता है फैमिली का, उसके अंडर फिर चाचा ताऊ जी हैं, उसके अंडर फिर उनकी फैमिलीज़ हैं, और वो सब एक ही जगह रहती है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक मेल पर्सन के हाथ में ही है। नेक्स्ट आता है फादर्स राइट। फादर इज कंसिडर्ड एज द कर्ता ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ईदर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली और द मेल पर्सन ऑफ द फैमिली इज कंसिडर्ड एज द कर्ता। ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द ऑल द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। वो ही होंगे जो सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट्स का ध्यान रखने वाले हैं, और वो ही कर्ता धर्ता ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट आता है डॉटर्स राइट। ट्रेडिशनली डॉटर को कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन 2005 के बाद एक अमेंडमेंट करके हिंदू सक्सेशन एक्ट में डॉटर को भी कोपार्सनर बना दिया गया है। ये टर्म्स आपको नए लग रहे होंगे, कोपार्सनर, ये सब हम आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सक्सेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Succession governed by the principle of survivorship. Property passes to the other copartner, not heirs. But after 2005 amendment, survivorship abolished and inheritance follows succession rules. ठीक है, पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो जिंदा है उसको मिलेगा हायर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, प्रॉपर्टी पासिस टू द अदर कोपार्टनर्स। अगर आप नहीं हैं तो अदर कोपार्टनर के पास चली जाएगी। सर्वाइवरशिप फॉलो की जाती थी, लेकिन 2005 के बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। ये हम सारा का सारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
जो मितक्षरा स्कूल होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जैसे बनारस स्कूल है जो कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा की साइड में रहता है। मिथिला स्कूल है जो कि आपका बिहार एंड पार्ट्स ऑफ द यूपी में है। पंजाब स्कूल है जो पंजाब में है। महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल है जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका की तरफ चलता है। द्रविड़ा और मद्रास स्कूल है जो कि साउथ इंडिया हो गया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं इन स्कूल में, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्कूल, दैट इज़ दया भाग्य स्कूल। दया भाग्य स्कूल जो है वो असम एंड बंगाल की साइड में चलता है। तो अब जो एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट असम और बंगाल की तरफ से देख रहे हैं वो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या उनकी फैमिली में ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं या नहीं। अभी नहीं हो रही होंगी तो एंशियंट टाइम में उनके जो पहले के एंसेस्टर्स रह चुके हैं उन्होंने ये चीज़ें पक्का फॉलो की होंगी। जैसे दया भाग्य स्कूल के अंदर नो कोपासनरी बाय बर्थ होता है। सन जो होता है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उनके फादर जिंदा है। फादर की डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, उससे पहले देयर इज़ नो राइट इन द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ फादर। एज आई टोल्ड यू कि फादर की डेथ के बाद ही आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, तो एब्सोल्यूट ऑनरशिप जो है वो फादर के हाथ में रहती है। इनहेरिटेंस नॉट सर्वाइवरशिप, ये सर्वाइवरशिप को फॉलो नहीं करते, इनहेरिटेंस को फॉलो किया जाता है। प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस जो भी जिसके थ्रू जानी है वो उस फ्लो में जाएगी, चाहे आप जिंदा हो या ना हो। विडोज राइट, विडो के पास बेटर राइट्स होते हैं इनहेरिटेंस के दया भाग्य स्कूल में एज कम्पेयर टू मितक्षरा स्कूल। फ्लेक्सिबिलिटी, ये ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है फादर की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप रहती है। फीमेल राइट्स, दया भाग्य बेटर फीमेल राइट्स देता है एज कम्पेयर टू द मितक्षरा स्कूल। पार्टीशन टेक प्लेस ओनली आफ्टर द फादर्स डेथ, क्योंकि हमने पढ़ा कि नो कोपासनरी, एब्सोल्यूट ऑनरशिप, तो जो पार्टीशन है वो भी आफ्टर द फादर्स डेथ ही होगा। ये जो स्कूल है दया भाग्य स्कूल ये ज़्यादा लिबरल है, ज़्यादा ओपन माइंडेड होता है एज कम्पेयर टू मितक्षरा स्कूल। एंड फर्दर दया भाग्य स्कूल जो है वो सब डिवाइडेड होता है दो में, दैट इज़ बंगाल स्कूल एंड आसामी स्कूल, क्योंकि मैंने बताया कि ये दो जगह ही फॉलो होता है, बंगाल एंड आसाम में। बंगाल के अंदर सक्सेशन बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल एफिशिएंसी, विडो रिकॉग्नाइज्ड एज अ हायर। कोपासनरी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द फादर्स डेथ, वेयर एज जो सेकेंड स्कूल है उसके अंदर अ रीजनल वेरिएशन ऑफ दया भाग्य प्रैक्टिस इन असम, slightly modified to include local tribal custom along with the दया भाग्य principle, recognizes broader role of women in succession compared to the मितक्षरा स्कूल। असम के अंदर कुछ ट्राइबल लोकल कस्टम्स होते हैं उनको भी ऐड ऑन किया गया है दया भाग्य स्कूल में, बाकी सब कुछ सेम है। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐड ऑन करके थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। आई थिंक आपको आज की फर्स्ट वीडियो जो रही है हमारी हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मैरिज के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।